चलिए तो T20 वर्ल्ड कप से अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर अब सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जी हां, सेमीफाइनल में अब भारतीय टीम की जगह पक्की हो गई है। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर अंतिम 4 का टिकट पक्का कर लिया है। और इस मैच के हीरो संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा नाबाद 97 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेटों पर 195 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत डगमगाई जरूर, हालांकि इसे संभाला एक वक्त पर कप्तान सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने, और उसके बाद संजू सैमसन एक छोर से टिके रहे और आखिरकार उन्होंने नायक की भूमिका निभाई और 97 रनों की शानदार पारी खेलकर गौरवान्वित किया पूरे देश को। और सेमीफाइनल में अब टीम इंडिया इंग्लैंड से भिड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं और एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं। दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी के पास चलते हैं। गंगेश जी, पूरा देश दिल थाम कर यह मुकाबला देख रहा था, नेल बाइटिंग थ्रिलर रहा। आखिरकार संजू की शानदार पारी, नायक की भूमिका, और भारत ने मैदान मार लिया है ईडन गार्डन में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि संजू ने जिस तरह की पारी खेली वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि जो इंडियन बेंच स्ट्रेंथ है वो कितना सशक्त है। जी देखिए, संजू सैमसन मैच विनर्स की लिस्ट में पहले से अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है और संजू सैमसन है। तो ये बताता है कि भारतीय बल्लेबाजी की डेप्थ कितनी है और फॉर्म कितना मायने रखता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आज के मैच की चर्चा करें तो आज के मैच में सिर्फ एक नाम की ही चर्चा काफी है। एक हम कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज वर्सेस भारत का मुकाबला ये नहीं था, बल्कि वेस्ट इंडीज वर्सेस संजू सैमसन था। जी, संजू संजू सैमसन ने उनकी जितनी भी जिस भी तरह की गेंदबाजी रही उसको एक तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ दिया उनका, और वो किसी भी गेंदबाज को उन्होंने सेटल डाउन नहीं होने दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी फॉर्म के साथ जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है तो सेमीफाइनल में अगर इसी फॉर्म में ये टीम रह जाती है तो चूंकि बहुत सारे बल्लेबाजों का ड्यू है, अभिषेक शर्मा अभी तक उस रॉ में नहीं दिखे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ईशांत किशन के लिए भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जितने भी हार्दिक पांड्या की एक अच्छी पारी का इंतजार सभी करेंगे। मैच सिर्फ 2 बचे हुए हैं जीत तक के लिए, अगर कप जीतने की बात है। विश्व कप का जो प्रेशर होता है वो अपनी जगह पे है, वो युवा टीम के लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है उसमें, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से बैलेंस होकर इस मैच को पर्टिकुलरली खेला है, चूँकि जब आप सेमीफाइनल में होते हैं और लगभग 200 रन को चेज कर रहे होते हैं, 196 आपको बनाना होता है, तो स्वाभाविक है किसी भी टीम पर प्रेशर होता है, लेकिन चेज करते हुए 199 बना देना और इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाना कि 4 गेंदें शेष रह जाएं, तो ये बताता है कि टीम कितने फॉर्म में है। आज की पारी पूरी तरह से डेडिकेट, आज भारतीय पारी को डेडिकेट करना चाहिए संजू सैमसन के नाम पर। संजू सैमसन की बल्लेबाजी लाजवाब रही है, मैच्योरिटी उतना ही, शॉट सिलेक्शन उतना ही बढ़िया किया उन्होंने और गैप्स बहुत बढ़िया ढूंढे। तो ये अपने आप में कंप्लीट बल्लेबाज होने का एक तरह से प्रमाण है और एक कंप्लीट बल्लेबाज ने कंप्लीट जीत दिला दी। चलिए, तो एक कंप्लीट बल्लेबाज ने आज दिखाया है कि अगर वो अपनी बल्लेबाजी के दिन पर हो तो नायक की भूमिका निभाता है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, संजू को लेकर लगातार ये बातें हो रही थी कि इन्हें शुरुआत तो मिलता है पर उस शुरुआत को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज का दिन देखिए, शायद संजू इंतजार कर रहे थे इस दिन का। जी हाँ, संजू इंतजार कर रहे थे, बहुत आलोचनाओं के वो शिकार हुए थे जब उनको अवसर मिला था और वो ओपन में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, तो उस बात की काफ़ी आलोचना हुई थी
और उसके बाद जब ईशान किशन जबरदस्त लय में लौटे तो अभिषेक और ईशान की जोड़ी बना दी गई थी। लेकिन जो विपक्षी टीम के स्पिनर्स हैं उन्होंने टीम इंडिया को मजबूर किया कि आपको संजू को खिलाना पड़ेगा, और अब उन्हीं के लिए यह महंगा साबित हुआ है, क्योंकि संजू सैमसन ने जो आज पारी खेली उसकी आप जितनी भी तारीफ कर लें वो बहुत कम है। ये पारी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 50 गेंदों पर उन्होंने 97 रन नाबाद बनाए हैं। ये पारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंडर प्रेशर खेली गई पारी है। आप एक नॉकआउट जैसी स्थिति में, जो कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जैसी स्थिति थी, वहां पर आप 196 रन चेज कर रहे हैं और वहां पर आपने जो है अपने नर्व को कंट्रोल में रखा, बहुत कूल बने रहे, और कहां पर आपको हमला बोलना है और कब अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट वाले स्थिति में पहुंचाना है, बैकसीट लेना है, इस चीज का प्रदर्शन आज संजू सैमसन की बल्लेबाजी में दिखा। मैच क्लोज होता गया, ऐसा नहीं था कि एक तरफा मैच था, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला हुआ है, कांटे का मुकाबला हुआ है, और वेस्टइंडीज टीम की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने एक बराबरी का मुकाबला भारतीय टीम को दिया, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप देखते हैं कि टीम इंडिया बाकी टीमों की तुलना में थोड़ी जो है अच्छा खेलते हुए दिखती है, और यही वजह है कि कई बाइलैटरल सीरीज जो है हम जीतते रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 से लेकर अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इस दौरान भारत ने आईसीसी मैचेस में सिर्फ एक मैच गंवाया है, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम हारी थी। तो यही बताता है कि यह टीम कितनी अच्छी है। बावजूद इसके वेस्टइंडीज ने कड़ा मुकाबला किया। अब अगर हम मैच पर बात करें, हम भारतीय जीत क्यों हुई, इन कारणों की भी समीक्षा करेंगे। लेकिन देखिए, वेस्टइंडीज ने भी बहुत ठंडे दिमाग से शुरुआत की। पावर प्ले में उन्होंने सिर्फ 45 रन बनाए थे, लेकिन ख्याल किस बात का रखा था? एक एक करके वेस्टइंडीज की पारी पर जाएंगे जरूर, लेकिन पहले हम ये बताते हैं कि इस जीत का महत्व कितना है। आप सभी को मालूम है कि ये इस टीम से अपेक्षा इसलिए बड़ी है रंजन, कि प्रीवियस कुछ मैचेस में निश्चित रूप से कुछ सीरीज में भारतीय टीम जिस तरह से खेली और कई नए सितारे उभर कर आए, तो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई थी। लोगों को लग रहा था कि बहुत आसानी से ये टीम वर्ल्ड कप जीत लेगी, लेकिन बहुत आसानी से ये जीत नहीं हासिल हुई है, हम बता दें। इसके अलावा जो बड़े सितारे बनकर उभर रहे थे, जिनसे बड़ी सारी उम्मीदें थी, वो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये एक फैक्टर है। सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सीरीज। उनको साबित करना है, गौतम गंभीर को जो उन्होंने प्रयोग किए हैं उसको लेकर बहुत सारा ये करना है। और उन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, पाकिस्तान इस सीरीज से बाहर है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, तो पाकिस्तान की नज़र इस पर हमेशा टिकी रहेगी, पूरे पाकिस्तान की। और आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान से बढ़िया कोई नहीं है। तो वो अब अगर भारतीय टीम किसी भी तरह से इसमें पिछड़ती, तो वो ये साबित करने की कोशिश करते कि भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम लगभग बराबर थी, सीरीज से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। तो ये स्थिति नहीं बने। पाकिस्तान में आज का दिन मातम भरा होगा। आप उनके यूट्यूबर्स की हालत देख लीजिएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैच था, जिसमें कि सुपर 8 से आपको सेमीफाइनल तक पहुंचना था। सेमीफाइनल का सफ़र बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चूंकि भारतीय टीम इतनी ज़बरदस्त मुकाबले के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है, तो निश्चित जाने के सेमीफाइनल में इसका परफॉर्मेंस और बेहतर होने वाला है। देखिए, अगर नवीन आप इस मुकाबले की बात कीजिए, तो इस टीम से अब उम्मीदें जो है और जग गई हैं। जब विश्व कप शुरू हुआ था तब भी भारतीय टीम को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो एक मैच गया जिसमें टीम इंडिया को 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद चीजें बदल गईं। लेकिन इस मैच पर अगर हम बात करें कि क्या कुछ हुआ, तो आप देखिए कि जो मैं उस वक्त बात कर रहा था कि वेस्टइंडीज ने एक शांत शुरुआत की,
कॉशस स्टार्ट था, लेकिन समझदारी वाला भरा स्टार्ट था, क्योंकि उनको भी पता था कि ये प्रेशर मैच है, इसलिए स्कोर बोर्ड पर रन टंगा होना चाहिए। देखिए, हम आज भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मुकाबला टीम इंडिया गवा दी होती तो हम इस बात की आलोचना कर रहे थे कि इतने बड़े प्रेशर मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला क्यों लिया। लेकिन वहां पर सूर्य कुमार यादव का एक साहसिक फैसला था। अभी साहसिक लगता है, रिजल्ट उल्टा हो जाता तो इसको दुस्साहस आप कहते। लेकिन वहां पर देखिए आप, साई होप और रोस्टन चेज ने एक शुरुआत की, पावर प्ले में 45 बने, लेकिन फिर जब आप मिडिल ओवर्स में देखते हैं तो वहां वेस्ट इंडीज ने वापसी की। 7 ओवर से जो 16 ओवर के बीच का खेल हुआ, वहां वेस्ट इंडीज ने 104 रन बनाए। हालांकि 4 विकेट उनके गिरे, लेकिन जब आप 10 ओवरों में 104 रन बनाते हैं तो फिर मिडिल ओवर्स आपके नाम हो जाता है। और मैच शुरू होने से पहले जो मैं प्रीव्यू कर रहा था, उस वक्त भी मैंने 2 बातें कही थी कि भारत के लिए जो परेशानी है वो पावर प्ले में उसकी बैटिंग है और मिडिल ओवर्स में उसकी गेंदबाजी है। तो मिडिल ओवर्स में उसकी गेंदबाजी आज भी उस तरह की नहीं रही। आप देखते हैं कि 15 ओवर में 125 था और जो 16वां ओवर लेकर आए थे अर्शदीप, उसमें 24 रन पड़ गए और मैच वहां से जो है एक मोमेंटम वेस्ट इंडीज की तरफ शिफ्ट हुआ। और खास करके जो पार्टनरशिप हुई रॉबमैन पावेल और जैसन होल्डर के बीच में 76 रनों की सिर्फ 35 गेंदों पर, उसने वेस्ट इंडीज को 195 तक पहुंचा दिया। और आप देखते हैं यहां पर कि जो बीच में हालांकि जसप्रीत बुमराह ने एक मैच को खींचा था अपनी तरफ, और जब उन्होंने 12वें ओवर में जो है हेटमायर और रॉस्टन चेज दोनों का विकेट लिया था, लेकिन आखिर में आकर आखिरी ओवर में आप देखिए कि बुमराह भी रन खाते हैं, 195 बनता है। भारत की फील्डिंग जरूर बात करनी चाहिए कि अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल जीतना चाहते हैं तो इस तरह की फील्डिंग से काम नहीं चलेगा। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से 2 आसान कैच गिराए हैं, एक तो पावर प्ले के अंदर बुमराह की गेंद पर रॉस्टन चेज का कैच गिराया, रॉस्टन चेज ने 40 रन बना दिए 25 गेंदों पर, तो ये महंगा आपको साबित हो सकता है। एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा के इस परफॉर्मेंस के, आज के परफॉर्मेंस की आप बहुत आलोचना कर सकते हैं। उन्होंने कैचेस छोड़े, उन्होंने रन नहीं बनाए, उनके स्ट्रोक सही नहीं लगे, लेकिन मैं एक जगह पे सिर्फ अभिषेक शर्मा को प्लस पॉइंट दूंगा। वो प्लस पॉइंट ये है कि आज के इतने क्रिटिकल मैच में और 2 कैच छोड़े, 2 कैच छोड़े उन्होंने, 2 कैच छोड़े, 2 कैच छोड़ने के बाद भी वो स्ट्राइक लेने गए। वो जो इनिशिएटिव था वो ये बता रहा था कि उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस है उसके बाद भी, और यही एक खिलाड़ी को जुझारू बनाता है। और जब तक आप जुझारू नहीं बनेंगे, आप खिलाड़ी नहीं बनेंगे। तो अभिषेक शर्मा के आज उनके प्रदर्शन की आलोचना हो सकती है, करना चाहिए, लेकिन उनके उस मूव का, या टीम ने जो अगर फैसला लिया हो तो टीम ने जो भी फैसला लिया हो, उनके उस मूव का निश्चित से स्वागत किया जाना चाहिए। संजू सैमसन सेकंड, मतलब 2 नंबर पर बल्लेबाजी करके उन्होंने जिस तरह से रन बनाया, मुझे लगता है वो लकी नंबर है। चूंकि क्रिकेटर्स नंबर्स पे बहुत विश्वास करते हैं, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, उनको अगर रनिंग एंड पे रखा जाए तो ये अच्छी बात होगी। और उसके बाद संजू सैमसन की जो, मैं आज जैसा मैंने कहा कि, लेकिन उसकी वजह जो थी कि पहला ओवर लेके अकील हुसैन आए थे, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इसी वजह से अभिषेक स्ट्राइक पर गए थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को ये माना जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट में कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को खेलना आसान होता है, और ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था। लेकिन देखिए उसी में अभिषेक फंसे भी, ये एक कमजोरी नहीं, बन स्पिनर एक कमजोरी है। तारीफ तो हाँ। कर सकते हैं, किसी की भी तारीफ की जा सकती है, अभिषेक उसके काबिल भी हैं, उन्होंने बार बार इस बात को साबित भी किया है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि अब ये विश्व कप का दबाव है,
बड़े मैच का दबाव है। ये चूंकि एक पैटर्न बन गया है कि स्पिनर्स आते हैं और पावर प्ले के अंदर अभिषेक का विकेट लेकर चले जाते हैं। एक मैच, 2 मैच, 3 मैच तक आप सोच सकते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन अगर ये लगातार एक पैटर्न बन गया है तो अभिषेक को इस पर काम करना होगा, क्योंकि अगर नहीं, मुझे लगता है पूरा टीम जी, और इसके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर पावर प्ले में पहला विकेट जल्दी गिर जाता है तो फिर जो है दबाव 3 नंबर के बैटर पर बढ़ जाता है। देखिए, आप एक चीज गौर कीजिए कि जब तक ईशान किशन ओपन कर रहे थे वो रन बना रहे थे और तब तिलक वर्मा 3 पर आकर फंसते थे। अब जबकि ईशान किशन 3 पर आए हैं, आप 2 मैच से देख लीजिए, उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहा है। तो जो पावर प्ले है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वहां पर अभिषेक शर्मा से आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप रन नहीं बनाते हैं और आपको लगता है कि स्पिनर्स के खिलाफ आपको परेशानी है तो आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, नहीं तो आप मोहम्मद आमिर की कही बात को सही साबित करने लगते हैं, क्योंकि एक बैटर वो है जो स्पिनर पर सिंगल निकालना जानता है। वो चीज महत्वपूर्ण है। अभिषेक से वहां चूक हो रही है और सेमीफाइनल और फाइनल में इस तरह की चूक अगर आप करेंगे तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। वैसे भी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अभी तक T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 बार कोई चैंपियन नहीं बना है, कोई भी देश नहीं बना है। भारत को उसको तोड़ना है तो वहां पर अभिषेक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर 10 ओवर तक अभिषेक खड़े रह गए तो अकेले दम पर वो मैच निकाल कर ले जाएंगे। तो उनको अपने विकेट की कीमत समझनी होगी, जो काम आज संजू सैमसन ने किया। संजू ने कोई बहुत ज्यादा रिस्क लिया हो ऐसा उनकी बल्लेबाजी में दिखा नहीं कि वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। तो ये चीज जो है एक महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में अभिषेक और ईशान दोनों का बल्ला चलेगा। भाई चाहते तो हम ये भी हैं कि सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला चले, क्योंकि अच्छा, आज राकेश जी बल्ला संजू सैमसन का चला है, लेकिन एक कैमियो पारी तिलक वर्मा से भी देखने को मिली। उन्होंने 27 रनों की पारी मोमेंटम देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। भारतीय टीम एक समय ऐसा लग रहा था उस समय तक, और हम जो प्रोजेक्शन था जीत को लेकर उसको भी देख रहे थे बीच बीच में, उस समय तक प्रोजेक्शन इंडिया का पीछे था। तिलक वर्मा ने एक मोमेंटम दिया टीम को, एक तरह से विजय पथ पर ले गए। इसके पहले तक भारतीय टीम पर जो दबाव था वो इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि मामला बहुत हाथ में भारतीय टीम के है नहीं। तो वो जो एक खिलाड़ी होता है जो बीच में आता है और अगली वाली टीम को एक तरह से ध्वस्त करके चला जाता है, जो भी पारी जिस भी तरह की पारी खेलता है। तो एक समय ऐसा हुआ जब संजू सैमसन भी खेल रहे थे, रन बना रहे थे, और तिलक वर्मा भी रन बनाने लगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से फट गई, उनसे कैचेस छूटे, उनसे मिसफील्ड हुआ। तो अगर आप मिसफील्ड को काउंट करें, कैचेस को काउंट करें, तो आपको लगेगा कि ये नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ कि तिलक वर्मा ने थोड़ी देर के लिए आके मैच का पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया। लेकिन हैट्स ऑफ संजू सैमसन, मैं हर बार कहूंगा कि संजू सैमसन ने जो पारी खेली है 2020 क्रिकेट क्या, वो किसी भी क्रिकेट में बहुत हाँ, लाइफ की एक इनिंग होती है उस तरह की, जब आप अपनी ताकत से खेलते हैं, अपने बल पर आप जिताते हैं। उनके करियर को एक नई दिशा देने वाली पारी भी है ये राकेश जी। देखिए, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रदर्शन जा रहा था, क्या हुआ, उनको तो प्लेइंग 11 से बाहर कर ही दिया गया था। जैसा मैंने कहा कि ये तो विपक्षी स्पिनर्स के प्रदर्शन की वजह से उनको प्लेइंग 11 में लाना पड़ा। शुरुआत से पहले भी ये चर्चा थी कि बेंच पर बीतेगा संजू का पूरा वर्ल्ड कप, लेकिन और अगर वो बेंच पर गुजरता तो ये बात आप मानकर चलिए कि इस विश्व कप के बाद उनका T20 इंटरनेशनल करियर जो है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता, फिर वो वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट के लिए ही कंसीडर किए जाते। लेकिन संजू ने जो आज पारी खेली, अब आप मान कर चलिए कि वो T20 इंटरनेशनल का अभी जो है काफी लंबे समय तक हिस्सा रहने वाले हैं। टोटल कितने 4 और 6 बनाए हैं उसका एक आंकड़ा अगर हम निकालें संजू सैमसन का, तो आप देखेंगे कि 70-80% वो स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए हैं जो टिपिकली क्रिकेट के शॉट हैं,
उसमें कोई स्लॉग नहीं है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा रूम बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो स्ट्रोक खेले वो क्लासिकल क्रिकेट शॉट थे। जमीन पर जब मारा तो एकदम जमीन से सटती हुई गेंद गई, तो ऐसा लगा कि एक बल्लेबाज से बल्लेबाजी देख रहे हैं। अब देखिए कई 12 चौके और 4 छक्का उन्होंने 12, लगाए। हाँ। और मैं यहाँ छक्के पर नहीं जा रहा, मैं बाउंड्रीज पे जा रहा हूँ। हाँ। 12 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, और यही बात तिलक वर्मा के साथ देखिए, उन्होंने 4 चौका और 1 छक्का लगाया है। तो जो बाउंड्रीज ज्यादा आए हैं ना, वो बताता है कि टीम जो है बहुत मतलब एक कैलकुलेटिव वे में रन चेज कर रही है। 200 रन, और इसके लिए 196 टीम रन की मैनेजमेंट की भी तारीफ बिल्कुल, बनती है। बिल्कुल, अक्सर हम लोग गौतम गंभीर की आलोचना करते हैं, खास करके अगर आप सोशल मीडिया में देखिए तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की आलोचना अक्सर आपको होती है, तो आज उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। हम ये भूल जाते हैं, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। आज छोटी छोटी चीजों का उन्होंने ध्यान रखा। जब हम लोग मैच देख रहे थे उस वक्त भी गंगेश जी ने एक बात बताई थी कि जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तो जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस हो रहे थे, बुमराह का जो यूटिलाइजेशन हुआ, वरुण चक्रवर्ती का जो यूटिलाइजेशन हुआ, और ये कोशिश की गई कि चूंकि वेस्ट इंडियन बैटर लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं इसलिए अक्षर पटेल को शुरू में निकाल दिया गया और हार्दिक पांड्या को भी डेथ ओवर्स में आने नहीं दिया गया। तो ये सब स्ट्रैटेजी के पार्ट थे, और यही चीज जब आप बल्लेबाजी में भी देखते हैं तो टीम ने कैलकुलेटिव वे में रन चेज किया। देखिए ये बात अलग है कि वेस्टइंडीज ने हर बार मैच खींचा, वापस खींचा। जब सूर्य कुमार यादव और आपको संजू सैमसन की साझेदारी हो रही थी, 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी जो है वो हो चुकी थी, लगभग 58 रनों की, तब लगने लगा था कि मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में वन साइडेड जा रहा है, क्योंकि 10 ओवर में भारतीय टीम ने 98 रन बना लिए थे। तो वहां पर मैच बचा नहीं था, लेकिन वहां सूर्या का आउट होना, मैच वेस्टइंडीज ने वापस खींचा। फिर आप देखते हैं कि तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच में 48 रनों की लगभग जो है एक साझेदारी होती है, माफ कीजिएगा 42 रनों की एक साझेदारी होती है, और फिर लगता है कि मैच पूरी तरह से भारत के पाले में है, तब तिलक वर्मा आउट हो जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने भारत को मैच में पूरी तरह से वापस कर दिया। देखिए संजू सैमसन का खेलना, अब थोड़ा सा नजरिया चेंज करते हैं। केरल के खिलाड़ी हैं, सबसे आप मानचित्र में सबसे निचला प्रदेश दिखता है वो केरल है। केरल से एक खिलाड़ी खड़ा होता है और भारत का सर ऊंचा कर देता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और संजू सैमसन ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की है उनको बहुत बधाई देनी चाहिए। और वेस्टइंडीज की टीम ने ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैच को छोड़ा, ये ध्यान रखेगा, उनसे कैचेस छूटे मगर फिर उन्होंने कई अच्छे कैच पकड़े, तो मैच उन्होंने कहीं भी छोड़ा नहीं। इसके बावजूद भारतीय टीम जीती है, भारतीय टीम अच्छे से जीती, 4 बॉल रहते हुए जीती। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि टीम में पूरा कॉन्फिडेंस है। सेमीफाइनल में चाहे जो भी टीम सामने आए उसके लिए भारतीय टीम बहुत है, काफी है। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि एक मातमी शाम पाकिस्तान के लिए है। एक दिलचस्प आंकड़ा जो मुझे अभी दिख रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत का रन चेज बहुत अच्छा नहीं रहा है। 160 प्लस का जो लक्ष्य जब भी भारत को मिला है उसमें भारतीय टीम आज तक सिर्फ 3 बार ही जीत सकी थी। ऐसे में पहले फील्डिंग करने का फैसला, जो मैंने कहा कि अभी साहसिक है, नहीं होता तब तो साहस होता, लेकिन वो साहसिक फैसला था। और 195 चेज, इतना रन चेज करना इतने बड़े प्रेशर मैच में, ये बताता है कि भारतीय खिलाड़ियों का जो नर्व है वो कितना स्ट्रांग हुआ है। ये बदलाव इस टीम में दिखती है, और आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि ये जो भारतीय टीम है इसमें अभी भी वो पोटेंशियल दिख रहा है कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। ये जो एक जिंक्स है कि लगातार 2 बार जो है कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती है, होस्ट नहीं जीत रहा है, वो सारे जिंक्स को तोड़ने की शक्ति इस टीम में है। लेकिन जो कुछ कमियां हैं, फील्डिंग भारत के लिए कंसर्न बना हुआ है।
आज भी जो टीम इंडिया की फील्डिंग है वो आशाओं पर खरी नहीं उतरी है। 2 कैच तो अभिषेक ने छोड़े, एक तिलक वर्मा ने बाउंड्री लाइन पर कैच छोड़ा जो मुझे अभी याद आ पा रहा है। तो इस तरह से आपने कैचेस छोड़े, कुछ मिसफील्डिंग हुई। जो वेस्ट इंडीज की रनिंग बिटवीन दी विकेट थी वो टीम इंडिया से बेहतर रही है, जिस तरह से उन्होंने 2 रन भागे हैं और वहां पर इंडियन फील्डर्स उनको रोक नहीं पाए हैं। तो फील्डिंग एक वो एरिया है जहां भारत को सेमीफाइनल और फाइनल में सुधार करना होगा, क्योंकि इंग्लैंड से भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में होगा, ये तय है। और ये मैच जो है 5 मार्च को खेला जाएगा। 4 मार्च को होली बनाइए और 5 मार्च को भारतीय टीम एक्सटेंशन कीजिए। होली का एक्सटेंशन जी, जो है वो करना अब टीम इंडिया के हाथ में है। 4 को होली मनाइए, 5 को एक्सटेंशन लीजिए। तो एक्सटेंशन लीजिए, अब वो टीम इंडिया को देना है सभी क्रिकेट प्रशंसकों को। अच्छा राकेश जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपने अभी सफल रन चेज का जिक्र किया। संजू सैमसन अब विराट कोहली को सरपास कर चुके हैं एक इंडिविजुअल में, जिन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया है इंडिया के सफल रन चेज में। वो विराट कोहली से अब ऊपर है। या एक पारी में जो चेज करने की बात आती है उसमें इन्होंने विराट कोहली को संजू सैमसन ने पीछे छोड़ दिया। देखिए जो विराट कर गए वो उनके साथ है, उनसे तुलना कर देना। देखिए रिकॉर्ड इक्के दुक्के आते हैं, वो टूटते रहते हैं, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। और ये संजू सैमसन के लिए बड़ी बात है कि उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन ये बात कि दोनों को हम कंपेयर करें, या साहिबजादा फरहान ने अभी विराट कोहली का जो एक T20 वर्ल्ड कप में बना सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। तो इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट लेजेंड हैं, गोट हैं वो, और उनको जो है इन लोगों को वहां तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर के भी बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए, विराट ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सचिन एवब ऑल रहे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये बात सही है कि संजू ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन सैमसन ने जो आज दे दनादन दिया है वो वेस्ट इंडीज को भी लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी पारी वैसी कोई, अगर आप देखें तो जो एक होता है ना कि हेरोइक पारी की आए और छा गए, 5 छक्का मार दिया, 6 छक्का मार दिया, उस तरह की नहीं थी। बहुत ही प्लान्ड इनिंग थी और उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने शॉट्स खेले और उनका शॉट सिलेक्शन बहुत लाजवाब था। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर उनको चार्ज करना था, क्योंकि 7 रन आपको चाहिए थे। उनको पता था कि हम गेम को नीचे की तरफ लेकर नहीं आ सकते, और यही वजह है कि उन्होंने पहली गेंद पर ही चार्ज किया, क्योंकि उनको पता था कि वेस्ट इंडीज की टीम सिंगल के लिए भी घेरे में आएगी और यहां पर फायदा उठाना है। और वहीं पर अगर एक बड़ा शॉट निकल गया तो फिर वेस्ट इंडीज के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। उस पर जैसे ही जो है वो शॉट उन्होंने खेला, मैच फिनिश हो गया। सिर्फ 1 रन बच गए 5 गेंदों पर, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं था। यहां पर देखिए तारीफ शिवम दुबे की भी बनती है, हम नाम नहीं ले रहे अभी तक उनका, लेकिन जब हार्दिक पांड्या आउट हुए थे उस वक्त भी मैच बचा हुआ था, क्योंकि अब पीछे अक्षर पटेल थे और फिर बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, उनसे आप बहुत की उम्मीद नहीं करते, खास करके प्रेशर की सिचुएशन में। तो वहां पर शिवम दुबे आते हैं और उस ओवर में उनको इतने रन बनाने थे कि वो उसको जो है बिल्कुल लास्ट ओवर में आसान बना दें। तो वो 7 रनों तक जो लेकर आए और जो 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई, उन्होंने मैच को पूरी तरह से वन साइडेड कर दिया। मैच सिर्फ एक ही वक्त, ये जो 40 ओवर हुआ ना, उसमें जो 39वां ओवर था वही एक ओवर था जहां पर कि शिवम दुबे ने जो 2 गेंद खेली उसकी वजह से मैच एक तरफा बना आखिरी ओवर में। तो यह बताता है कि प्लेयर्स तैयार हैं, आते ही शॉट्स खेलना इतने बड़े प्रेशर मैच में ये बहुत मुश्किल काम है। तो तारीफ हर खिलाड़ी की बनती है, लेकिन अभी सेमीफाइनल बचा है, फाइनल बचा है। तारीफ तो हमने अभी फाइनल के लिए भी बचा के रखी है, क्योंकि चैंपियन बनेंगे तो फिर
और और तारीफ भी तारीफ करूंगा करनी तो पड़ेगी। तारीफें बचा कर रख रहा हूं, उसमें कंजूसी बरत रहा हूं, अभी भी आलोचना भी कर रहा हूं। आप बॉडी लैंग्वेज पे रंजन गौर करें। आप जब 20वां ओवर और 195 को इस वेस्ट इंडीज की टीम बना ली थी, बुमराह लास्ट ओवर फेंके थे और बुमराह ने जब वो टीम लौट रही थी तो उस वक्त बुमराह का बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं था कि एकदम से कंधा गिर गया हो और ऐसा लग रहा हो कि कोई आफत हो गई है। तो ये बताता है कि टीम पर कॉन्फिडेंस था और टीम के कैलकुलेशन से ज्यादा रन नहीं बना था। हाँ, अगर ये मान लीजिए 230 240 तक पहुंच जाता तो ये आप कह सकते थे कि कैप्टन की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई, लेकिन 200 के अंदर टीम को समेट कर रख देना इंडियन टीम ने मान के चला था कि वो मान कर चल रही 190-95 जो है इनका लक्ष्य यही था कि 200 क्रॉस न करें, क्योंकि फिर दबाव जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल पाटा विकेट था, जिसको क्रिकेट की भाषा में कहते हैं बैटिंग पैराडाइज। और आप देखिए कि थ्रू द लाइन आप शॉट्स खेल सकते थे। इतनी सारी बाउंड्रीज लगने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि आउटफील्ड जो है वो लाइटनिंग फास्ट था। उस तरह से चीजें बनाई गई थी और सौरव गांगुली वहां मौजूद थे, उन्होंने भी पिच देखी थी मैच शुरू होने से पहले। तो सारी चीजें जो है वो ये चीजें पता थी कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच होने जा रहा है। यहाँ पे संभवतः स्कॉटलैंड ने भी 200 रन बना दिए थे। तो ये इस तरह का मैदान था, लेकिन चूंकि ये प्रेशर मैच था तो इसीलिए थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था। लेकिन शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम के द्वारा और 5 विकेट की जीत है ये। और यहां पर अगर आप देखें तो संजू सैमसन शतक से 3 रन दूर रह गए। 50 गेंदों का उन्होंने जो है वो सामना किया है। भारतीय पारी को अगर आप देखें तो उसमें 23 चौके लगे हैं और 6 छक्के लगे हैं। 23 चौके बता रहे हैं कि टीम इंडिया ने किस स्ट्रैटेजी के साथ बल्लेबाजी की है, मतलब रिस्क फैक्टर को कम किया है और ग्राउंडेड शॉट के जरिए रन बटोरने की उन्होंने कोशिश की है। तारीफ हार्दिक पांड्या की भी, जिन्होंने कि 17 रन बनाए। मुश्किल वक्त था वो भी, हालांकि जो हार्दिक का एक टच होता है वो नहीं दिखा, लेकिन बावजूद इसके उनकी पारी भी बेहतरीन रही। तिलक की चर्चा आपने की, 15 गेंदों पर 27 रन। वो भी तिलक की पारी एक ऐसी पारी है जिसने मैच का मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ दिया पूरी तरह से। और उनको इस बात का ख्याल था कि सामने संजू सैमसन हैं तो रिस्क उन्होंने कवर किया। हालांकि उनका एक बेहतरीन कैच हेटमायर ने पकड़ा। हेटमायर आज रन नहीं बना सके बहुत, वो जो है बहुत ज्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन अगर आप देखिए रन तो बनाए 27, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कैच उन्होंने पकड़े हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा। तो तीनों लेफ्टी के कैच हेटमायर ने पकड़े हैं। 2 डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच, और एक सामने जो है मिड ऑफ पर। तो एक आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए भी ये विश्व कप बेहतर रहा है, क्योंकि कैरेबियाई टीम और क्रिकेट, कैलिप्सो और क्रिकेट, ये बहुत जुड़ा हुआ जो है जुड़ी हुई बात रही है और लोग उससे जोड़ते हैं। तो वेस्ट इंडीज के लिए इस विश्व कप से बहुत कुछ उनको मिला है और हम सभी चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट फिर से उन जो वो शानदार दिन थे उनके वहां पर वो वापसी करें। लेकिन टीम इंडिया जबरदस्त नंबर 1 की तरह दिख रही है। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम है और वजह इसलिए क्योंकि आखिरी मैच उन्हीं का था। तो अब जो है सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला आसान नहीं होगा, चूंकि इंग्लैंड भी सुपर 8 के अपने सारे मैचेस जीत चुका है और उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तीनों टीमों को पराजित किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो एक हैरत अंगेज जीत उन्होंने हासिल की है। तो आप इंग्लैंड को कमतर करके तो कभी आंक नहीं सकते। वहां पर भी हैरी ब्रुक्स जबरदस्त फॉर्म में हैं, बटलर हैं, तो टीम उनकी काफी टैलेंटेड है। लेकिन भारत की टीम है और हम उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में भारतीय टीम जो है जीत हासिल कर फाइनल के लिए जाएगी। 8 मार्च को हम लोग फाइनल पर भी इससे पहले कि कार्यक्रम को हम खत्म करें, एक दृश्य जिसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैच जब खत्म हुआ 80,000 दर्शक जी पैरों पर खड़े थे और वंदे मातरम से
पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। और थोड़ी देर सबसे के लिए ऐतिहासिक रोमांच। स्टेडियमों में शामिल ईडन गार्डन। हाँ, और पूरा जैसे ऐतिहासिक स्टेडियम भी। आप जो है सो सिहरन पैदा करने वाला वो मोमेंट था। जो जहां था वंदे मातरम गा रहा था। बहुत बहुत हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए ये बहुत रोमांचक टाइम था। बहुत ऐसा मोमेंट था जिस पर वो गर्व कर सके 80,000 दर्शक। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैच होता है तो कुछ रन तो खिलाड़ी बनाते हैं, कुछ रन, कुछ विकेट कुछ खिलाड़ी लेते हैं, लेकिन दर्शक का भी अपना एक रोल होता है। दर्शक का अपना एक गेम होता है, उनकी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी होती है, वो भी काम करता है। और वंदे मातरम का गीत बताता है कि कैसे अंदर तक देश प्रेम पैदा करता है ये खेल। क्रिकेट इसलिए महान है, क्रिकेट इसलिए देखा जाता है, क्रिकेट इसलिए इस देश का धर्म है। फिलहाल चलिए तो देश ने अंदर से इस जीत को महसूस किया है। टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में है। मुकाबला 5 मार्च को होगा इंग्लैंड के साथ। और इस जीत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराते हुए एक शानदार तोहफा होली से पहले देशवासियों को दिया है। और यह तोहफा और बड़े तोहफे में तब तब्दील होगा जब 5 मार्च को इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश गुंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।